हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट एवं रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्यारे साथियों, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। जी हाँ साथियों, यह क्लास राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम 2025 के परीक्षा पैटर्न पर आधारित एक सॉल्व्ड मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसमें सिलेबस पर आधारित राजस्थान जीके एवं हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी है साथियों। तो बने रहिए साथियों क्लास के एंड तक, साथ ही क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना साथियों। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है, 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है साथियों? कौन सी जनगणना? 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 940, 928, 916 और 908। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना 928। कितना हो जाएगा? 928। यानी कुल मिला के प्रति हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 928। और बाकी कितने बचे? 72। यानी प्रति हजार पुरुषों पर 72 पुरुषों की क्या नहीं हो पा रही है? शादी नहीं हो पा रही है। वो कौन सी श्रेणी में आ गए? 72 की श्रेणी में। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो गया? 928। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर, क्या पूछिए यहाँ पे? पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? यानी प्रति 100 पुरुषों में राजस्थान में कितने पुरुष साक्षर है? यानी कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है? 72.64%, 65.64%, 70.64% और 79.2%। तो राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत हो जाएगी? वो हो जाएगी 79.2%। यानी प्रति 100 में लगभग कितने? 80 पुरुष क्या है? साक्षर है। लेकिन बच गए 20। 20 क्या है? 20 यानी राजस्थान में अभी भी कुल पुरुषों में से, यानी 100 पुरुषों में से 20 पुरुष क्या है? निरक्षर, यानी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो अपना राइट आंसर हो गया 79.2%, बिल्कुल एग्जिट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा टेराकोटा? कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर। तो कौन सा हो जाएगा? कागजी टेराकोटा के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में कागजी टेराकोटा का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है कागजी टेराकोटा? कागजी टेराकोटा एक प्रकार से अत्यंत पतली और हल्की मिट्टी के बर्तनों की कला है। यानी इन मिट्टी के बर्तनों की जो दीवारें होती है ना, वो किसकी तरह होती है? कागज की तरह। किसकी तरह? कागज की तरह। कागज की जितनी पतली होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कागजी टेराकोटा। और साथ ही इनमें लाल मिट्टी का, कौन सी मिट्टी का? लाल मिट्टी का क्या होता है? उपयोग होता है। तो कागजी टेराकोटा कहाँ हो गया? अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासियों, गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो गरासिया जनजाति है उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर, ये वालर है। वालर, संकरिया, गुरला, पनिहारिन। तो कौन सा हो जाएगा? गरासिया जनजाति का नृत्य कौन से है? वालर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वालर। वालर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। कौन सा संप्रदाय पूछा है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पे हो जाएगा? किशनगढ़, जयसमंद, नाथद्वारा और उदयपुर। तो कहाँ पे हो जाएगा? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजसमंद। कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद जिले के अंदर। और साथ ही यहाँ पे जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है ना, वो श्री कृष्ण का क्या है? श्री कृष्ण जी का कौन सा रूप है? बाल रूप। बाल रूप, श्री कृष्ण जी का बाल रूप श्रीनाथ जी नाथद्वारा में देखा जाता है। साथ ही ये जो नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की धार्मिक स्थल है, ये वल्लभ संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। कौन सी है? राजस्थान में ये प्रमुख पीठ है। किस संप्रदाय की? वल्लभ संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? जो तेजाजी लोक देवता तेजाजी महाराज है, उनका मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? क्या पूछा है अपन को? मुख्य तीर्थ स्थल पूछा है। नागौर, करनाल, परबतसर और शाहपुरा। तो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ हो जाएगा? परबतसर, नागौर। और यहाँ पे क्या बढ़ता है? यहाँ पे क्या बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी से
पूर्णिमा तक क्या बढ़ता है, पशु मेला। क्या बढ़ता है, पशु मेला। पशु मेला बढ़ता है कहाँ पे, परबतसर नागौर, जहाँ पे तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। और खरनाल नागौर के अंदर तेजाजी का क्या है, जन्म स्थान। क्या हो जाएगा, जन्म स्थान, यानी जन्म स्थली, जन्म स्थली। ठीक है। और सुरसुरा अजमेर में क्या हुआ था, तेजाजी का सर्पदंश से क्या हुआ था, निधन हो गया था, यानी निर्वाण स्थली। यहाँ पे क्या है, निर्वाण स्थली। ठीक है। और पनेर अजमेर में इनका क्या था, ससुराल, यानी रानी पेमल दे का क्या था, जन्म स्थान। कहाँ पे, पनेर में इनका ससुराल था। और साथ ही एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तेजाजी की क्या कर्मस्थली कहाँ पे है। तेजाजी की कर्मस्थली कहाँ पे हो जाएगी, कर्मस्थली ये हो जाएगी बांसी दुगारी। कहाँ पे हो जाएगी, बांसी दुगारी, जो कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है अपने बूंदी में। कहाँ पे, बूंदी में। तेजाजी ने अपना कर्म स्थान कहाँ बनाया था, बांसी दुगारी, बूंदी में। तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य तीर्थ स्थल तो हो गया परबतसर नागौर, और करनाल नागौर क्या हो जाएगा इनका, करनाल नागौर इनका जन्मस्थल हो जाएगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो करनाल नागौर जन्मस्थली, परबतसर नागौर जहाँ पे मेला लगता है, जो इनका क्या है, मुख्य तीर्थ स्थल, और कर्मस्थली बांसी दुगारी, बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम है। जो बीकानेर के राठौड़ है उनकी कुलदेवी का क्या नाम है, नागनेची माता, बाण माता, करणी माता और अंबिका माता। तो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी ऑप्शन नंबर सी, करणी माता। कौन हो जाएगी, करणी माता। करणी माता क्या है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। साथ ही ये चारणों की क्या है, संरक्षक देवी भी मानी जाती है। किनकी, चारणों की। और ये बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी भी है। करणी माता और ये नागनेची माता दोनों राठौड़ वंश की क्या है, कुलदेवी है। हालांकि करणी माता देशनोक बीकानेर का विशेष संबंध बीकानेर राजघराने से है। किनसे है, करणी माता का बीकानेर राजघराने से। जबकि नागनेची माता का नगाना गांव कहाँ पे है, नगाना गांव कहाँ पड़ता है, जोधपुर। ये राठौड़ वंश की क्या है, प्रमुख कुलदेवी है। कौन, नागनेची माता। राठौड़ वंश की प्रमुख कुलदेवी कौन सी हो जाएगी, नागनेची माता, जिसका प्रतीक चिन्ह चील क्या होता है, चील या बाज, जो कि मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ की रियासतों के जो झंडे हैं ना, उनमें देखा जाता है। कौन सी माता का, नागनेची माता का। और करणी माता कहाँ से संबंध है, बीकानेर राजघराने से। जबकि दोनों राठौड़ वंश की क्या है, कुलदेवी है। लेकिन प्रमुख रूप से कौन सी है, नागनेची, जो कि जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, कपिल मुनि, पुष्कर में, कोलायत में, घोघामेड़ी में, मुकाम में। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, कोलायत, बीकानेर। कहाँ पे, कोलायत, बीकानेर। और कब लगता है ये लगता है अपने कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। किनका मेला, कपिल मुनि का मेला कोलायत, बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कोलायत झील कपिल मुनि की क्या थी, तपस्थली थी, जहाँ पे इन्होंने मानव कल्याण के लिए क्या किया था, तप किया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कोलायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। राजस्थान में जो गुड़ला त्यौहार है, कौन सा त्यौहार, गुड़ला त्यौहार है। त्यौहार कब मनाया जाता है, त्यौहार शुद्ध रूप से ऐसे लिखते हैं साथियों, बहुत सी बार इनको क्या है, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। तो गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, भाद्र शुक्ल अष्टमी। तो कब मनाया जाता है ये गुड़ला त्यौहार, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। और इस दौरान महिलाएं क्या करती है, एक छिद्र युक्त मटके में दीपक जलाकर गीत गाती है, साथ में नृत्य भी करती है। क्यों मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार, ये जोधपुर के शासक थे कौन, राव सातल ने महिलाओं को गुड़ले खान से, कौन से खान थे ये, गुड़ले खान नामक मुगल सूबेदार था जिससे बचाया था, और उनकी वीरता की याद में इस त्यौहार को मनाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है ये, मुख्य रूप से तो मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में, लेकिन ये पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार, गुड़ला त्यौहार। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, गुड़ला त्यौहार। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ये चूपा नामक आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है, हाथ में, दांत में, अंगुली में, नाक में। तो चूपा कहाँ पे पहना जाता है, ये पहना जाता है अपने दांत में। साथियों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक शब्द आता है चूप, एक तो आता है चूप या चोप। इनको तो कहाँ पे पहनते हैं, इनको तो पहनते हैं नाक में,
और जो चूपा है इनको कहाँ पे पहनते हैं? दांत में। ठीक है ना, चूपा दांत में और चूप नाक में। ठीक है ना, तो अपना राइट आंसर हो गया दांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ किला स्थित है, जो जूनागढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, भीलवाड़ा में। तो कहाँ हो जाएगा जूनागढ़ किला? ये हो जाएगा अपने बीकानेर में। कहाँ पे हो जाएगा? बीकानेर में। बीकानेर में 1589 से 94 के बीच में किसने बनवाया था इसको, जूनागढ़ किला को? इसने बनाया था राय सिंह ने। कौन से सिंह? राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह ने 1589 से 94 के बीच जूनागढ़ किला का निर्माण करवाया था। जबकि बीकानेर शहर को किसने बसाया था? वो बसाया था राव बीका ने। कब बसाया था? यह बसाया था 1488 में। यानी 1488 में राव बीका ने, बीका कौन थे? जोधा के पुत्र, राव जोधा के पुत्र थे। जो राव जोधा कहाँ के शासक थे? जोधपुर के। और राव बीका ने 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की। और उसके बाद राय सिंह ने 1589 में बीकानेर में जूनागढ़ किला का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ? राजस्थान में ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ? तारागढ़ किले में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में और कुंभलगढ़ में। तो कहाँ पे हुआ था ऐतिहासिक जोर? ऐतिहासिक जोर होता है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में। कब होता है ये? 1303 में। 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1303 में कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जो जोर हुआ वो सबसे प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक जोर माना जाता है। जबकि रणथंभौर में कब होता? 1301 में, जो कि रंगा देवी के नेतृत्व में होता है। यहाँ पे जलजोर भी होता। तो राजस्थान का पहला तो कौन सा हो जाएगा? पहला तो कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर। और राजस्थान का दूसरा कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, जो कि 1303 में। ये राजस्थान का ऐतिहासिक है। और इसके अलावा सिवाना में कौन सा हुआ था? सिवाना में हुआ था 1308 में। सिवाना दुर्ग पे में भी जोर हुआ था, जो 1308 में होता है। गागरोन में 1422 में। ठीक है, ऐसे तो राजस्थान में बहुत सारे जोर हुए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जोर कौन सा कहलाता है? चित्तौड़गढ़। और राजस्थान का प्रथम रणथंभौर, और ये चित्तौड़ वाला राजस्थान का दूसरा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन से लोक देवता? मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जहाज भरतपुर में, सातू गांव जालौर में, पांचोटा गांव जालौर में। तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर ए। तिलवाड़ा बाड़मेर में किनका मंदिर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लोक देवता मल्लीनाथ जी का। और नंगला जाज भरतपुर में किनका है? ये देव बाबा। इनको क्या कहते हैं? ग्वालों के देवता है, गुजरों के देवता। किनको? देव बाबा को, जिनका मंदिर कहाँ पे है? नंगला जाज भरतपुर में। और सातू गांव में पत्ता जी। सातू गांव में कौन है? पत्ता जी। और पांचोटा गांव जालौर, ये यहाँ पे किनका है? ये है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का। और इनको ओरण देवता भी कहते हैं। किनको? तल्लीनाथ जी को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ओरण क्या होता है? ये ओरण परीक्षा में पूछा जाएगा। ओरण देवता तो कौन कहलाते हैं? तल्लीनाथ जी। लेकिन ये ओरण क्या होता है? ये ओरण इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? यह रणकपुर ये जैन मंदिर है। कौन सा है? जैन मंदिर है। ये किस तीर्थकर को समर्पित है? आदिनाथ, महावीर, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ। पहले तो जो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे? कुल टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें से प्रथम कौन थे? प्रथम थे आदिनाथ। और लास्ट 24वें कौन थे? भगवान महावीर। ये 24वें और अंतिम थे। ठीक है, तो यह रणकपुर जो जैन मंदिर है वो किस तीर्थकर को समर्पित है? वो है आदिनाथ। और इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं ऋषभ देव। इन्हीं को ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। भगवान आदिनाथ को दूसरा नाम क्या है? ऋषभ देव। ठीक है, और जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। साथ ही जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें से अंतिम महावीर स्वामी थे। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। और ये जो जैन मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये पाली में एक है सादड़ी गांव में स्थित है, जो अपनी भव्य वास्तुकला और इसमें कितने 1444 नकाशीदार संगमरमर के स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर? रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। साथियों, यहाँ पे स्थापत्य कला से जुड़ी प्रमुख हवेलियां दे रखी है और उनके स्थानों को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो उदयपुर में तो कौन सी हवेली हो जाएगी, उदयपुर में हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी उदयपुर में, बागौर। कौन सी हो जाएगी, उदयपुर में हो जाएगी बागौर। और जैसलमेर में कौन सी हो जाएगी, सालिम सिंह की हवेली। और फिर जैसलमेर में एक कौन सी है, वो हो जाएगी अपने नतमल की हवेली। और फलौदी के अंदर कौन सी हो जाएगी, लालचंद डड्डा की हवेली। तो ये अपना इसका मिलान हो गया। उदयपुर में कौन सी हो गई, बागौर की हवेली, जैसलमेर में सालिम सिंह की और नतमल की हवेली, और फलौदी के अंदर कौन सी, लालचंद डड्डा की। तो अब अपने नीचे कूट में इनका मिलान करना है। तो ये मिल जाएंगे 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। 2 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 3 के अंदर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है, रांगड़ी, मालवी, सोडवाड़ी और सभी। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है अपना मालवा। कौन सा पड़ता है, मालवा। मालवा क्षेत्र किधर पड़ता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो वहाँ पे कौन सी बोली हो जाएगी, मालवी। मालव क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, मालवी। और ये रांगड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है, मालवा के पहाड़ी क्षेत्रों में। मालवा के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बोली हो जाएगी, रांगड़ी बोली। और दक्षिण पश्चिम में कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम में, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी वागड़ी। कौन सी हो जाएगी, वागड़ी। वागड़ प्रदेश आ जाता है ना उधर, वागड़ी। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी हो जाएगी, हाड़ौती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चंगुटिया के रचयिता थे, यानी चेतावनी का चंगुटिया किसकी रचना है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, रामगोपाल सिंह, केसरी सिंह बारठ। तो चेतावनी का चंगुटिया तो किनका है, केसरी सिंह बारठ का। केसरी सिंह बारठ ने ये 1903 में, कब लिखी थी, 1903 में। ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, कौन से थे, फतेह सिंह। फतेह सिंह को संबोधित करते हुए एक राष्ट्रवादी डिंगल कविता थी, जिसमें कितने सोटे थे, 13 सोटे थे। कितने सोटे थे, 13 सोटे, यानी डिंगल कविता थी, ताकि वह लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में शामिल ना हो सके। यानी उनको राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए ये डिंगल कविता यानी 13 सोटे के रूप में किनके लिए लिखी थी, महाराणा फतेह सिंह के। और इनको पढ़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं गए, बल्कि रास्ते से वापस क्या कर गए थे, लौट गए थे। कहाँ पे, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे, हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, कमलकांत वर्मा। ये तो न्यायाधीश थे। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, टीकाराम पालीवाल। कौन हो जाएंगे, टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, राजस्थान में कौन सी रियासत नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, अजमेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही। तो कौन सी रियासत हो जाएगी, नवाबों की नगरी कौन सी रियासत कहलाती है, वो हो जाएगी अपनी टोंक रियासत। और टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र क्या थी, मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत थी। कौन सी रियासत थी, मुस्लिम। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1806 में। कब होती है, 1806 में। कौन करता है, अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी यहाँ के प्रथम क्या थे, नवाब थे, यहाँ के क्या थे, प्रथम नवाब थे। और 1817 में, यानी इसकी स्थापना तो होती है 1806 में। और 1817 में तो अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों से क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। ठीक है, तो नवाबों की नगरी के नाम से कौन सा सर प्रसिद्ध है, टोंक रियासत, जो कि एक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वन की आशा कहा जाता है, वन की आस या वन की आशा कहा जाता है। कौन सी नदी है राजस्थान की जिसको वन की आशा या वन की आस कहा जाता है, बनास, चंबल, आहू और माही। तो वन की आशा नाम से कौन सी नदी है को जाना जाता है, वो है अपनी बनास नदी। क्यों जाना जाता है इसे वन की आशा, क्योंकि यह नदी क्या करती है, शुष्क क्षेत्रों से जंगल यानी पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने में इसका क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। किसका, बनास नदी का। कौन से क्षेत्रों में, शुष्क यानी रेतीले क्षेत्र में। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ। कहाँ से, खमनोर। अरे खमनोर कहाँ पड़ता है, राजसमंद, राजसमंद में। ठीक है, और राजस्थान में पूरी तरह यानी पूर्ण बहाव वाली या पूरी तरह बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
कौन सी नदी है, सबसे लंबी है। साथ ही इसका सवाई माधोपुर में एक स्थान पड़ता है रामेश्वर। कौन सा, रामेश्वर। रामेश्वर में एक तो चंबल, बनास और एक कौन सी हो जाएगी, सीप। तीनों नदियां मिलकर क्या करती है, संगम बनाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा संगम रामेश्वर सवाई माधोपुर के पास चंबल, बनास और सीप नदी का बनता है। साथ ही चंबल, ये बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, एक तो हो जाएगी भेड़च, कोटारी, खारी, मोरेल, मानसी, मैनाली और काली सिल। काली सिंध नहीं, काली सिल। ये किसकी क्या हो जाएगी, सहायक नदियां हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। जो जोधपुर में ओसिया है, वहाँ पे जो ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। प्रतिहार शासकों द्वारा, परमार शासकों द्वारा, राठौड़ों द्वारा और चौहानों द्वारा। तो ओसिया में मंदिरों का निर्माण कौन से शासक करवाते हैं, वो करवाते हैं अपने गुर्जर प्रतिहार शासक, यानी प्रतिहारों द्वारा। गुर्जर प्रतिहार शासक क्या करते हैं, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। और यह मंदिर हिंदू और जैन मंदिरों के समूह की स्थापत्य कला एवं सौंदर्य के कारण राजस्थान का क्या कहलाता है, खजुराहो कहलाता है। कौन, ओसिया। किसके कारण, एक तो स्थापत्य कला और सौंदर्य के कारण राजस्थान का खजुराहो क्या कहलाता है, ओसिया। और साथ ही ये जो प्रतिहार शासक थे, ये मंदिरों का निर्माण कब करवाते हैं, इसका ये प्रतिहार शासकों का काल था 8वीं से 10वीं सदी, 10वीं शताब्दी के बीच। ये इस समय क्या थे, उत्तर भारत के शक्तिशाली शासकों के रूप में कहाँ पे, जोधपुर के स्थान पड़ता है मंडोर से क्या करते थे, शासन करते थे। कौन, गुर्जर प्रतिहार शासक, जिन्होंने ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहा जाता है। जो गोगा जी महाराज की जो समाधि बनी हुई है, उस जगह को क्या कहा जाता है। दाद रेखा, थानिकपुरा, गोगामेड़ी और गूगल धाम। ऑप्शन ही उठ पड़ाएंगे। तो गोगा जी की समाधि को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं गोगामेड़ी। और ये गोगामेड़ी कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है अपने हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी। इसको गोगामेड़ी और एक और नाम आता है दुर्मेड़ी। कौन सा, दुर्मेड़ी या गोगामेड़ी, दोनों एक ही नाम है। दुर्मेड़ी इसलिए कहलाता है क्योंकि जब गोगा जी महाराज ने युद्ध के अंदर इनका सिर कट के जहाँ पे सिर गिरा था, उसको तो क्या कहते हैं, शीशमेड़ी या शीर्षमेड़ी, जो कि कहाँ पे, ददरेवा चूरू के अंदर है। क्या, शीशमेड़ी। और ये जो गोगामेड़ी और या दुर्मेड़ी, ये कहाँ पे है, ये हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। जहाँ पे क्या गिरा था, दुर यानी शरीर गिरा था, और जहाँ पे उनका सिर गिरा था वहाँ पे शीशमेड़ी, जो कि चूरू जिले में, ददरेवा चूरू में। सिर यानी सिर, जहाँ पे छोटा स्थान है वो चूरू जिले में, ददरेवा चूरू। और जहाँ पे गोगामेड़ी है, जहाँ शरीर बड़ा होता है ना, तो हनुमानगढ़ जिले में। ये इसको याद रखने की ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो ये बलिया नामक आभूषण होता है, ये कहाँ पहना जाता है, सिर में, कान में, नाक में, हाथों में। तो कहाँ हो जाएगा, बलिया आभूषण कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हाथों में। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हाथों में। ये हाथी दांत एवं रबर की बनी चूड़ियों की रिंग होती है, एक तरह से रिंग की तरह होती है, जो किससे बनी होती है, हाथी दांत या रबड़ की चूड़ियों से बनी हस्तकला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य, वालर नृत्य। भीलों द्वारा, बंजारों द्वारा, कालबेलियों द्वारा और गरासियों द्वारा। तो वालर नृत्य किनके द्वारा हो जाएगा, ये हो जाएगा गरासियों द्वारा। किनके द्वारा, गरासियों द्वारा। गरासियों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वालर, एक तो हो गया वालर, लूर, कूद, मोरिया और एक ज्वार और संकरिया। ये किनके होते हैं, गरासियों के होते हैं। वालर, लूर, कूद, मोरिया, ज्वार और गरास, ये संकरिया गरासियों के नृत्य होते हैं। और कालबेलियों द्वारा कौन सा किया जाता है, कालबेलियों द्वारा कौन सा किया जाता है, कालबेलिया नृत्य, जो 2010 में किसके अंदर सम्मिलित किया गया है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर। किसके अंदर, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर। और बंजारों का मछली और लंबाड़ी। और भीलों के कौन कौन से, गेर, गौरी, नेजा, हाथीमना, द्विचक्री और घूमरा। इनको भील क्या कहते हैं, घूमर भी कहते हैं। इनको घूमरा को भीलों का घूमर भी कहा जाता है। साथ ही एक यहाँ पे ताज़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अपने दिसंबर 2025 में, कब, दिसंबर 2025 में त्यौहार है दीपावली को किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन से त्यौहार को, दीपावली त्यौहार को। कब, दिसंबर 2025। यह भी लेटेस्ट
ताजा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात, जाहिर सी बात है, मेवाती बोली कहाँ बोलेंगे? मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये कौन सा आ जाएगा? मेवात क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों की देवी है, आदिवासियों की देवी कौन सी है? सुराणा माता, बरबड़ी माता, कंटेश्वरी माता और राताशरण माता। तो आदिवासियों की देवी कौन सी हो जाएगी? राजस्थान के अंदर आदिवासियों की देवी कौन सी हो जाएगी? कंडेश्वरी माता। ये अलग अलग राज्यों में आदिवासियों की अलग अलग देवियाँ होती है, लेकिन राजस्थान के आदिवासियों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? कंडेश्वरी माता। कौन सी माता? कंडेश्वरी माता राजस्थान के आदिवासियों की देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? कहाँ पे? ओसिया में। महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? पार्टिकल यहाँ पे वो राजा पूछा है जिस राजा ने महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी उसके काल में निर्माण हुआ था। वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट देवपाल और त्रिलोचन पाल। तो वत्सराज प्रतिहार शासक के काल में ओसिया के अंदर महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और वत्सराज प्रतिहार का शासन काल है 783 से ईस्वी के आसपास। कब हो जाएगा? 783 ईस्वी के आसपास। कौन सा मंदिर बना था? महावीर स्वामी जैन मंदिर ओसिया के अंदर वत्सराज प्रतिहार के काल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, किस रूप में रहा है? क्षेत्रपाल राजस्थान में की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू किस रूप में रहा है? एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में। तो राजस्थान के अंदर क्षेत्रपाल किस रूप में जाने जाते हैं? ग्राम देवता के रूप में, यानी हर गांव में एक क्षेत्रपाल जी का मंदिर होता है, यानी मान्यता होती है, और जिसकी पूजा ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के संरक्षक के रूप में की जाती है। साथ ही इनका मंदिर गांव के बाहर होता है, यानी हर गांव के बाहर इनका मंदिर बना होता है। ये ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं क्षेत्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को, वैशाख शुक्ल पक्ष को और वैशाख कृष्ण पक्ष को। तो कब लगता है केला देवी का मेला? कब लगेगा? चैत्र शुक्ल पक्ष को। और कहाँ पे लगेगा? यह चैत्र शुक्ल पक्ष को करौली में। कहाँ पे लगेगा? केला माता का स्थान कहाँ पे है? करौली के अंदर। और इस मेले को, मतलब ये मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि, कब लगता है? नवरात्रि के दौरान 15 दिन तक लगता है। ये कितने दिन तक? 15 दिन तक। और इसे लक्की मेला भी कहते हैं। कौन सा मेला? लक्की मेला। और भक्त लोग क्या करते हैं यहाँ पे? लांगुरिया गीत भी गाते हैं। तो लांगुरिया गीत, लक्की मेला, ये किनसे संबंधित है? केला देवी के मेले से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी होली होगी? पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान हो जाएगा? राजस्थान में कुछ प्रमुख होलियां हैं जो विशेष रूप से खेली जाती है। अब ये पत्थर मार होली कहाँ खेली जाती है? पत्थर बाड़मेर। कहाँ पे खेली जाएगी? बाड़मेर। और ब्यावर के अंदर कौन सी? कोड़ामार होली, कोड़ामार। और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? बाड़मेर में पत्थर मार होली। और महावीर जी में लट्टमार। कौन सी? लट्टमार होली खेली जाए। लट्टमार तो हो गई महावीर जी, ब्यावर में कोड़ामार और बाड़मेर में पत्थरमार। ये राजस्थान की प्रसिद्ध होलियां खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला का तत्सम रूप है। जो ये अपना आंवला है, इस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम का उल्टा क्या हो जाएगा? तद्भव। तो आंवला कौन सा है? आंवला का तत्सम रूप पूछा है, तो आंवला कौन सा है? तद्भव रूप है। तो इनका तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? आम्र, आमलक, आम और अमोला या अमोल। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आमलक। आंवला का क्या होता है? तत्सम रूप होता है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों हिंदी के अंदर लिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तत्सम। यानी तत्सम का संबंध किससे? संस्कृत से, जो कि वैसे के वैसे संस्कृत से लिए जाते हैं। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। और इनका तद्भव कैसे बनता है? यानी क्षेत्रीय भाषाओं में इनका तद्भव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द का विलोमार्थी शब्द है। यह शब्द दे रखा है प्राचीन शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? अर्वाचीन, समीचीनी, वर्तमान और अतीत। तो प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। अर्वाचीन यानी आधुनिक
या नवीन, आधुनिक या नवीन। लेकिन औपचारिक रूप से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरणिक दृष्टि से अर्वाचीन, प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चास्त्र शब्द का संधि विच्छेद है। कौन सा शब्द है यहाँ पे? सच्चास्त्र शब्द का संधि विच्छेद है। सच प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र और सच प्लस शास्त्र। तो ये शास्त्र तो होगा नहीं, होगा क्या? सत्य प्लस शास्त्र, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। सत्य प्लस शास्त्र बराबर सच्चास्त्र। यहाँ पे कौन सी संधि है? व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सत्य यानी अच्छा और शास्त्र यानी नियम, यानी अच्छा नियामक शास्त्र के लिए शब्द आता है सच्चास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश शब्द के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्द है। कौन सा शब्द दे रखा है यहाँ पे? अध्यादेश शब्द के लिए उपयुक्त पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? एप्लीकेशंस, ऑर्डिनेंस, वारंट और लाइसेंस। तो क्या हो जाएगा इसका? अध्यादेश के लिए, अध्यादेश के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? अध्यादेश। अध्यादेश एक प्रकार से आदेश या सूचना होती है जो किसी आधिकारिक या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है, यानी सरकारी द्वारा जारी की जाती है। यानी ये क्या होता है? एक तरह से अस्थायी कानून होता है। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है ना, तो क्या हो जाता है? अध्यादेश, यानी उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो अध्यादेश के लिए पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाक के तीन पात लोकोक्ति की व्यंजना है। व्यंजना मतलब इसका अर्थ क्या है? ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका कुछ भी महत्व न हो, सबसे अलग स्थिति, सदैव एक सी स्थिति, स्थान एवं अवसर के अनुसार व्यवहार। तो ये नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? सदैव एक सी स्थिति। कौन सा हो जाएगा? सदैव एक सी स्थिति, यानी ढाक के तीन पात। ढाक मतलब एक तरह से पलाश का पेड़, जिसके हमेशा क्या रहते हैं? हमेशा तीन पत्ते साथ में रहते हैं, यानी एक जैसी स्थिति। और ये जो पलाश होता है ना, इसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं? जैसे ढाक, डेसू, डेसू, और हमारी तरफ तो इसको क्या बोलते हैं? चरबाड़ा, चरबाड़ा। ठीक है, और इसके फूलों को केसुला। ठीक है, इसको जंगल की आग भी कहते हैं। किसको? पलाश के पेड़ को। ठीक है ना, इनके फूल बहुत ही मनमोहक और आकर्षक है, इसीलिए इसको ऐसा लगता है जैसे कि जंगल में आग लग रही हो। उसके हमेशा क्या होती है? तीन पात होते हैं, इसलिए लोकोक्ति का अर्थ है कि सदैव एक सी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साथियों यहाँ पे अपन को अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। पागल को बहुत दर्द हो रही थी। नरेश और सुशील स्कूल गए, बिल्कुल सही है। बहनों, संघर्ष के लिए तैयार रहो, ये भी बिल्कुल सही है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पागल को बहुत दर्द हो रही थी, यहाँ पे क्या जाएगा? हो रहा था, यानी दर्द क्या है? पुल्लिंग है ना, तो दर्द क्रिया भी किस में आएगी? पुल्लिंग में आएगी। तो दर्द हो रहा था, तो ये अपना क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघनाद शब्द का समास विग्रह है। कौन सा शब्द दे रखा है यहाँ पे? मेघनाद शब्द का समास विग्रह है। कौन सा समास? समास विग्रह पूछा है यहाँ पे। तो समास का उल्टा क्या होता है? व्यास। ठीक है ना, समास का उल्टा क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। तो मेघनाद शब्द का समास विग्रह अपन को देखना है। मेघ और नाद, मेघ के समान नाद शोर है जिसका, वह। मेघ के लिए नाद, मेघ जैसा नाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेघ के समान नाद है जिसका, वह। कौन? रावण का पुत्र। कौन? मेघनाद। ठीक है ना, तो इसका तीसरा अर्थ निकला है ना, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीरी। कौन सा? बहुवीरी में चला जाएगा, यानी तीसरा अर्थ निकलने के बाद कौन सा समास हो जाता है? बहुवीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। क्या कह रहा है वाक्य? हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम बताइए, यानी यहाँ पे अपन को कारक बताना है। तो यहाँ पे कारक सबसे पहले आ रहा है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संबोधन हो रहा है। संबोधन शब्द आ रहा है, हे प्रभु। तो अधिकरण कारक, करण कारक, अपादान कारक और संबोधन कारक। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबोधन। और संबोधन कारक चिन्ह का, संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है? विस्मय अधिबोधन, ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे बुलाने या पुकारने या संबोधित करने का भाव होता है। जैसे हे प्रभु, अरे अजी। ठीक है, भगवान को भक्त कैसे पुकारता है? हे प्रभु, ऐसे। और पत्नी पति को कैसे पुकारती? अजी, ओजी। ये भी क्या है? संबोधन शब्द है। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? संबोधन कारक अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्मारक शब्द में कौन सा समास है? अनुस्मारक शब्द में कौन सा समास है? समास बताना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। तो अनुस्मारक का मतलब क्या होता है? अनुस्मारक का मतलब होता है स्मरण कराने वाला या स्मरण करने वाला।
यानी काके की कारक चिन्हों का क्या हो रहा है यहाँ पे, लोप हो रहा है, यानी स्मरण कराने वाला है, स्मरण करने वाला। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। साथ ही यहाँ पे गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द अपन को क्या करना है, ढूंढना है। सुरसरी, कालिंदी, सरस्वती, अंबिका। तो अंबिका तो किसका होता है, दुर्गा, दुर्गा या पार्वती, ये तो अंबिका होता है। और सरस्वती का क्या होता है, सरस्वती का होता है शारदा, वागेश्वरी, विद्या, वाणी, हंसवाहिनी। हंस इसका वाहन होता है ना सरस्वती का, तो ये तो सरस्वती है। और कालिंदी, कालिंदी की क्या होता है, कालिंदी किसका होता है, यमुना का है, ये तो ये यमुना का हो जाएगा, यमुना नदी का। और सुरसरी ये हो जाएगा अपने गंगा नदी का। कौन सी नदी का, गंगा नदी का। गंगा नदी के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, त्रिपदगा, विष्णुपदी, ये किसके, गंगा के। और गंगा के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। भागीरथी, भागीरथ इसको क्या पृथ्वी पे लाया था, मंदाकिनी, जाह्नवी, त्रिपदगा, विष्णुपदी, विष्णु के पैरों से निकलने के कारण। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है नाम, धातु, कारक और क्रिया विशेषण। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपना धातु। और धातु क्या होता है, क्रिया का मूल रूप होता है। यानी धातु क्रिया सबसे छोटा या मौलिक रूप है, किसका, धातु क्रिया का सबसे छोटा या मौलिक रूप है। और इससे क्या बनती है, अन्य क्रियाएं बनती है। किससे, धातु से अन्य क्रियाएं बनती है। जैसे लिख क्या हो गया यहाँ पे, लिख हो गया एक तरह से धातु। अब इससे अन्य क्रिया कैसे बनेगी, जैसे लिखना, पट से पढ़ना, खा से खाना, गा से गाना। तो ये तो क्या हो जाएगी, धातु। और जो अन्य क्रिया बन रही है वो क्या हो जाएगी, क्रियाएं। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोला शब्द का विलोमार्थक शब्द है। कौन सा शब्द दे रखा है यहाँ पे, भोला। विलोमार्थक शब्द यानी विलोम अर्थ देने वाला शब्द। चंचल, बुद्धिमान, चालक, चालाक, चालाक और तेजस्वी। तो कौन सा हो जाएगा, भोला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, भोला मतलब सीधा साधा, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चालाक या होशियार। होशियार, होशियार इसका उल्टा हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिभार शब्द के लिए अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्द है। कौन सा शब्द है, अधिभार। अधि प्लस भार, अधिभार शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द है सरप्लस, सुफिक्स, सरचार्ज और सबलेट। तो सुफिक्स का मतलब तो क्या होता है, प्रत्यय होता है, जो कि नहीं होगा। और सरचार्ज का मतलब क्या होता है, सरचार्ज का मतलब होता है अतिरिक्त शुल्क। अतिरिक्त शुल्क क्या हो जाएगा, अतिरिक्त शुल्क। तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिभार मतलब अतिरिक्त शुल्क यानी सरचार्ज, ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये सरप्लस मतलब, सरप्लस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सरप्लस। और सबलेट, सबलेट का मतलब होता है किराए पर लेकर फिर किराए पर देना, इसका अर्थ सबलेट, ये बढ़ा हुआ, सरप्लस यानी बढ़ा हुआ। ठीक है ना। और सरचार्ज का मतलब अतिरिक्त शुल्क। तो अपना अधिभार का मतलब पारिभाषिक शब्द हो जाएगा सरचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की दृष्टि से कौन सा शब्द अन्य से अलग है। प्रत्येक की दृष्टि से कौन सा शब्द अन्य से अलग है, यानी एक शब्द है जिसमें से अलग प्रत्यय लगा हुआ है, वो अपन को ढूंढना है। फल प्लस इत, फलित। कंटक प्लस इत, कंटकित। और मुक प्लस इक, मौखिक। और फल प्लस इत, फलित। और रच प्लस इत, रचित। तो यहाँ पे इसमें तो कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, मुख में तो कौन सा आ गया, इक। ठीक है ना, इक। और ये बाकी में कौन सा है, इत प्रत्यय है। ठीक है ना, इत प्रत्यय आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फल प्लस इत, फलित। कंटक प्लस इत, कंटकित। और रच प्लस इत, रचित। और मुख प्लस इक, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, इक। तो मौखिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय, इसलिए क्या हो जाएगा, अन्य शब्दों से अलग है, बाकी शब्दों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान तथा संसार का अर्थ देने वाला कौन सा शब्द युग्म है। यानी मकान और संसार का अर्थ देने वाला शब्द युग्म अपन को ढूंढना है। भवन और भुवन, भवन और भुवन, भुवन और भावन, भाजन और भुवन। तो ये भाजन नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भवन। मकान का मतलब क्या होता है, मकान का मतलब होता है भवन, क्या होता है, भवन। और संसार का मतलब हो जाएगा भुवन। संसार का मतलब जग भी होता है, जग यानी संसार, भवसागर। ठीक है ना। तो भुवन किसका मतलब हो जाएगा, संसार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचार शब्द में यदि इक प्रत्यय लगेगा तो उ का रूप बदलेगा। यहाँ पे कौन सा शब्द दे रखा है, उपचार शब्द, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगाना है, इक प्रत्यय लगाना है। तो यहाँ पे इक प्रत्यय लगाने के बाद जो उपचार शब्द का पहला वाला
अक्षर है ऊ, उसका रूप किस में बदल जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ओ में, औ में, ए में और आ में, तो किस में बदल जाएगा। ऊ का रूप उपचार प्लस इक प्रत्यय को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा औपचारिक। तो किस में बदल जाएगा, ये बन जाएगा औपचारिक, औपचारिक। तो इस उ को ये किस में बदल गया, ओ में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपचार प्लस इक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद व संधि नाम बताइए। स्वागत शब्द है, इसका तो शुद्ध संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। तो संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, स्व प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्व प्लस गत और स्व प्लस गत। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे सु प्लस आगत, और यण संधि इसमें हो जाएगी, यण स्वर संधि इसमें हो जाएगी। यण स्वर संधि का उदाहरण है ये सु प्लस आगत, सुहागत। सु मतलब अच्छी यानी अच्छा, और आगत मतलब आया हुआ यानी अच्छी तरह से आया हुआ। ये अभिवादन शब्द होता है, स्वागत क्या होता है, अभिवादन शब्द। स्वागत अच्छी तरह से आया हुआ, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे नाथ न पीछे पगा। लोकोक्ति का अर्थ, लोकोक्ति का प्रचलित अर्थ है आगे नाथ न पीछे पगा, न तो आगे नाथ और न पीछे पगा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्र, अपने मन की हाँकना, बंधन रहित होना, इधर उधर भागना। तो क्या हो जाएगा, अर्थात बंधन रहित होना, मतलब आगे नाथ न पीछे पगा, इसका मतलब बंधन रहित होना। अर्थात जिसका कोई न हो या जिसका कोई सहारा या संरक्षक न हो उसको क्या कहते हैं, आगे नाथ न पीछे पगा। लोकोक्ति का अर्थ है बंधन रहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। यह मेरी पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते, लेकिन अगर पी भी रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाघ और बकरी क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्या आ जाएगा, पीते हैं। तो ये अपने यहाँ पे गलत हो जाएगा। और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अस्त्र आ जाएगा। यानी शस्त्र और अस्त्र का अंतर देखना। शस्त्र तो उसको कहते हैं, जैसे शस्त्र ये वाला शस्त्र, इसका मतलब तो ये होता है, ये स्वयं क्या होता है, हथियार होता है। जैसे लाठी तलवार, उसको अपन क्या है, हाथ में लेकर चलाते हैं, यानी हाथ से अलग नहीं होता, कौन, शस्त्र। और जो अस्त्र होता है, जिसको अपन अस्त्र बोलते हैं, वो फेंक कर चलाया जाता है। जैसे बंदूक, भाला, ये क्या होते हैं, हाथ में रख के नहीं चलाई जाती है, यानी बंदूक की गोली दूर चली जाती है, और भाले को भी फेंक देते हैं, यानी हाथ से अलग हो गए, उसको क्या कहते हैं, अस्त्र। तो बंदूक क्या है, यहाँ पे शस्त्र ना होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अस्त्र। यहाँ पे अस्त्र शब्द होना चाहिए। बाकी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यह है मेरी पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। यहाँ पे कभी कभी वो है ना अन्य को देता है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अन्य को नहीं आएगा, अनेक सही है। बंदूक एक उपयोगी क्या है, अस्त्र है, ना कि शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया। कौन सा आयोग, राजभाषा आयोग। कौन सा आयोग है, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा, अपन को क्या बतानी है, वो धारा बतानी है जहाँ पे राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान संविधान में दिया गया है। धारा 343, धारा 351, धारा 344, धारा और 365। तो कौन सी धारा के अंदर दिया गया है राजभाषा आयोग का गठन का, वो हो जाएगी धारा 344 के अंतर्गत संविधान में क्या दिया गया है, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। अभी तक कितने राजभाषा आयोग का गठन हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक बार। कितनी बार, एक बार। कब हुआ था, 1955 में, 1955 में। और इनके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर राजभाषा आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसका क्या काम होता है, राजभाषा आयोग का काम क्या होता है, इसका काम होता है मतलब राजभाषा हिंदी के प्रयोग व प्रकृति की समीक्षा करना। क्या करता है ये, भाषा यानी भाषा, राजभाषा की प्रयोग व प्रकृति की समीक्षा करता है। पहले तो अपनी राजभाषा कौन सी है, वो कौन सी है, हिंदी। और इसको दर्जा कब मिला, इसको दर्जा मिला था, कब मिला था, राजभाषा आयोग को दर्जा कब मिला था, राजभाषा आयोग को, हिंदी को राजभाषा आयोग का दर्जा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा दिया गया। लेकिन लागू होता है ये 26 जनवरी 1950 को। कब होता है लागू, तो कब होता है 26 जनवरी 1950 को। और दर्जा संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलता है। और 14 सितंबर को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस। कौन सा,
हिंदी दिवस मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तिमिर का विलोमार्थक शब्द है, यानी तिमिर का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? धूप, प्रकाश, अंधकार और मध्याह्न। तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार, और अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश या आलोक। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तद्भव रूप है, यानी गोधूम कौन सा है? तत्सम है, तत्सम है, ये तत्सम शब्द है गोधूम का तद्भव रूप बताना है अपन को। गाय, गोबर, गेहूं और धुआं। तो गोधूम यानी गेहूं, गेहूं या गोधूम एक ही शब्द है। ये तो कौन सा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा ये, तत्सम। और ये कौन सा हो जाएगा? गेहूं, ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण तथा तालाब अर्थ प्रदान करने वाला शब्द युग्म है, यानी बाण और तालाब का अर्थ प्रदान करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? सर्ग और सर और सूर और सर और सर्ग। तो कौन सा हो जाएगा? बाण। बाण कौन सा वाला है? ये बाण धनुष पे जो चढ़ाते हैं ना बाण, वो वाला बाण है। तो इसको तो क्या बोलते हैं? सर, इसको तो बोलते हैं सर। और जो तालाब होता है पोखर, उसको क्या बोलते हैं? सर, यानी सरोवर। तो सर और सर इसका अर्थ प्रदान करने वाले शब्द युग्म है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लोकोक्ति का अर्थ है कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, यानी तो कहीं की भी तो ईंट और कहीं का रोड़ा, यानी इसी लोकोक्ति के अर्थ में पढ़ने से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा? यानी अनावश्यक वस्तुओं का मेल बिठाना, उसी को क्या कहते हैं? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। लोकोक्ति का सही अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का मेल बिठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों यहाँ पे हाँ है, नहीं है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल में। तो यहाँ पे कौन सा है? नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द अपन को जो नहीं है वो ढूंढना है। बाकी तीन क्या होंगे? अग्नि के पर्यायवाची शब्द होंगे। और जो नहीं होगा अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनल, धूमकेतु, शतांशु और कृषाणु। तो कृषाणु, तो इसमें से अनल, धूमकेतु और कृषाणु ये तो अग्नि का पर्यायवाची है। लेकिन शतांशु ये अग्नि का पर्यायवाची ना होकर किसका हो जाएगा? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किनका है? चंद्रमा का। ठीक है ना, चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़हारा पेड़ काट रहा है, वाक्य में कर्ता कारक को छोड़कर अन्य कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे कौन सा कारक छोड़ना है अपन को? कर्ता कारक। फिर उसके अलावा कौन सा कारक बचा हुआ है अपना? वो आंसर हो जाएगा। ये लकड़ा तो क्या है? ये तो कर्ता हो जाएगा। ठीक है, ये छोड़ दिया। पेड़ क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। और काट रहा है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी क्रिया। ठीक है, अब बचा क्या? कर्म। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक धातु से अकर्मक धातु बनने का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे यानी सकर्मक क्रिया से अकर्मक क्रिया बनने का उदाहरण नहीं है, यानी सकर्मक से अपन को कौन सी क्रिया बनानी है? अकर्मक क्रिया बनानी है, और वैसा उदाहरण एक नहीं है। तो सकर्मक काटना यानी किसी चीज़ को काटना, जैसे चाकू से फल काटना। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? चाकू से फल काटना, ये तो सकर्मक हो गई। और कटना यानी हाथ कट गया यानी कटना, तो ये कौन सी हो गई? अकर्मक। तो काटना से कटना कौन सी क्रिया बन गई? अकर्मक। और इधर से पढ़ेंगे कटना से काटना, तो क्या हो जाएगी? अकर्मक से सकर्मक बन जाएगी। इधर से ये अकर्मक से सकर्मक, और ये इधर से सकर्मक से अकर्मक। उड़ाना और उड़ना, उठाना और उठवाना, उठाना और उठना, तो ये भी सकर्मक से अकर्मक है और ये भी सकर्मक से अकर्मक है। लेकिन ये क्या हो गई? उल्टी हो गई। यहाँ पे क्या है? अकर्मक से क्या बन रही है? सकर्मक, यानी उड़ना, पक्षी उड़ गए, और पक्षी को उड़ाना। और यहाँ पे क्या है? उठना, कोई गिरा हुआ है वो स्वयं उठ गया, और किसी गिरे हुए को उठवाना, तो ये कौन सी हो गई? सकर्मक होगी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आम खा रहे हैं, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? वे तो कर्ता हो जाएंगे, आम कर्म हो जाएंगे, खा रहे क्रिया हो जाएगी। तो इसमें कर्म है ना, तो क्रिया के साथ जहाँ भी कर्म आ जाएगा वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुत और सूत शब्द युग्म का अर्थ है। कौन सा शब्द है? सूत और सूत युग्म का अर्थ है धागा, पुत्र, पुत्र बेटा, पुत्र सारथी, सारथी या बेटा। तो धागा, सूत, सूत का मतलब क्या होता है?
सारथी, और सुत यानी बेटा, सुत यानी पुत्र यानी बेटा, और सूत यानी क्या हो जाएगा, सारथी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सारथी कौन थे, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान किनके सारथी बने थे, अर्जुन के, तो वो वाले सारथी, सुत यानी सारथी और सुत यानी पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्पुरुष समास का नहीं है। साथियों, तत्पुरुष समास का उदाहरण अपन को यहाँ पे नहीं है वो ढूंढना है, बाकी सारे के सारे किसके हो जाएंगे, तत्पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। जगन्नाथ, वीणापाणी, राज्यसभा, रत्नजड़ित, गोदान, अक्षांश, कामचोर, भाग्यहीन। तो यहाँ पे जगन्नाथ जगत का स्वामी तत्पुरुष का उदाहरण है, और वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, वह कौन, सरस्वती, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये बहुव्रीहि का हो जाएगा साथियों, बहुव्रीहि। कौन सा, वीणा पाणी। बाकी जगन्नाथ किसका है, तत्पुरुष का है। राज्यसभा, राज्यसभा का क्या हो जाएगा, राजा की सभा, संबंध तत्पुरुष। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ा हुआ, करण तत्पुरुष हो जाएगा। गोदान, गो का दान का, और अक्षांश, अक्ष का अंश या दूरी का भाग, तो इनमें कौन से हो जाएगा, दोनों में संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, इनमें संबंध तत्पुरुष। और कामचोर, काम से चोर, भाग्य, भाग्यहीन, भाग्य से हीन, काम से चोर और भाग्य से हीन। तो काम से चोर और भाग्य से हीन, काम से जी चुरा रहा है ना, तो काम से क्या कर रहा है, हो रहा है अलग हो रहा है, भाग्य से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, हीन हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास, भाग्य से हीन, काम से जी चुराने वाला। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अपादान। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक गलती है बस, बहुव्रीहि समास का उदाहरण आ गया, बाकी ये सब किसके, तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चाहिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चाहिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को अपन को ढूंढना है। अब इन शब्दों में कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है, कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी और कुमदुनी। तो यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा कुमुदिनी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये अपना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, कुमुदिनी, कुमुदिनी। और इसका अर्थ होता है छोटा कमल या कमलिनी, छोटा कमल, उसी को क्या कहते हैं, कुमुदिनी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर्शन हेतु मंदिर गया, वह दर्शन हेतु मंदिर गया, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, यहाँ पे कारक बताना है, इस रेखांकित पद में कारक बताना है अपन को। संप्रदान, अपादान, करण और कर्म। तो दर्शन हेतु यानी दर्शन के कारण या दर्शन के लिए, तो दर्शन के लिए या दर्शन के कारण, तो कौन सा हो जाएगा, हेतु कारक, यानी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संप्रदान का, संप्रदान, अपादान, करण और कर्म। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दर्शन के लिए और दर्शन के कारण, यानी हेतु कारक है। यहाँ पे दर्शन हेतु यानी हेतु कारक होने के कारण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक, यानी दर्शन के लिए या दर्शन के कारण, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, संप्रदान। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदान कारक किसके लिए आता है, के लिए या के कारण, तो संप्रदान अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इस क्लास में अपन ने राजस्थान जीके प्लस हिंदी, हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी व्याकरण से कुल मिलाकर अपन को कितने क्वेश्चन 85, टोटल 85 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं, जो राजस्थान हाई कोर्ट के सिलेबस पर आधारित है। परीक्षा पैटर्न एवं स्तर अनुकूल क्वेश्चन है साथियों ये। अब इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। क्लास को शुरू से एंड तक देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों फिर से एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।